शीला देवी के दो बेटे और एक बेटी थी। बड़ा बेटा राजीव ही शीला देवी की सारी जिम्मेदारियां उठाता था। शीला देवी अपने बेटे राजीव और बहू विभा के साथ ही रहा करती थी। राजीव और विभा की बेटी प्रिया की जून में डिलीवरी है। उसके सास ससुर के ना होने के कारण बड़े विदेशवासी दामाद रोहन और प्रिया ने उन्हें कुछ महीनों के लिए बुलाया था। टिकट भी भेज दिए थे। विभा का कहना था कि 6 महीनों की ही तो बात है, कुछ दिन माँ जी, भैया या दीदी के पास रह लेंगी। इसी सिलसिले में उन्होंने सबसे पहले अपने छोटे भाई मनीष को फ़ोन किया। वहाँ से जवाब मिला, भैया आप तो जानते हैं कि रीना को दिल की बीमारी है। वह दूसरे का तो क्या अपना भी ख्याल नहीं रख पाती है और मेरा टूरिंग जॉब है, हमारा माँ को रखना संभव नहीं हो पाएगा। मनीष की बातें सुनकर राजीव को थोड़ी निराशा हुई। फिर राजीव ने सोचा एक बार बहन सुमन से बात करके देखता हूँ। सुमन को फ़ोन किया तो उसने कहा, भैया मैं माँ को तो रख लेती, लेकिन महीने भर बाद ही सोनू और रिंकी की परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं। घर भी छोटा है, इसीलिए चाहकर भी मैं माँ को अपने साथ रख पाने में असमर्थ हूँ। मनीष और सुमन से लगभग एक सा उत्तर सुनकर राजीव एकाएक सोच नहीं पा रहे थे कि वे क्या करें। दोनों जगह से ही सदा की तरह नकारात्मक रुख पाकर वे परेशान हो उठे थे। विभा अलग मुंह फुलाए बैठी थी। माँ जी पिछले 30 वर्षों से हमारे पास रह रही हैं और अब जब 6 महीने उन्हें अपने पास रखने की बात आई तो एक की बीवी की तबीयत ठीक नहीं है और दूसरे का घर छोटा है। हमारे साथ भी इस तरह की अनेक परेशानियां कई बार आईं, पर उन परेशानियों का रोना रोकर हमने तो उन्हें रखने के लिए कभी मना नहीं किया। क्रोध से बिफरते हुए विभा ने कहा, मनीष सदा माँ के प्रति अपनी जिम्मेदारी से कोई न कोई बहाना बनाकर बचता और जब भी राजीव कहीं जाने का प्रोग्राम बनाते तो वह बनने से पूर्व ही ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता था। यदि वे माँ को साथ ले भी जाना चाहते तो वे कह देती, बेटा इस उम्र में अब मुझसे घूमना फिरना नहीं हो पाएगा। वैसे भी तुम्हारे पिता की मृत्यु के पश्चात मैंने बाहर का खाना छोड़ दिया है, इसीलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वे माँ को कभी भी अकेला छोड़कर कहीं जा नहीं पाए और ना ही माँ ने ही कभी अपने मन से उन्हें कहीं घूमने जाने को कहा। उन्हें याद नहीं आता कि वे कभी विभा को कहीं घुमाने ले गए हों। आज प्रिया ने उन्हें बुलाया है, तब भी यही समस्या उठ खड़ी हुई है। पोती को ऐसी हालत में अकेली जानकर इस बार माँ ने भी उन्हें जाने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन मनीष और सुमन के जवाब ने उनकी समस्या को बढ़ा दिया था। जहाँ विभा उनके जवाब को सुनकर क्रोधित हो उठी थी, वही माँ अपराध बोध से ग्रस्त हो उठी थी। उनकी समस्या को देखकर माँ ने आग्रह युक्त स्वर में कहा था, तुम लोग चले जाओ बेटा, मैं अकेली रह लूँगी। 6 महीने की तो बात है, विमला नौकरानी मेरे पास सो जाया करेगी। विभा और माँ का रिश्ता भले ही कड़वाहट से भरपूर था, पर समय के साथ उनमें आपस में लगाव भी हो गया था। शायद इसीलिए माँ के शब्द सुनकर पहली बार विभा के मन में उनके लिए प्रेम उमड़ आया था, किंतु वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। इस उम्र में उन्हें अकेले छोड़ने का उसका भी मन नहीं था। यही हालत राजीव की भी थी। एक और बेटी का मोह उन्हें विवश कर रहा था, तो दूसरी ओर कर्तव्य बोध उनके पैरों में बेड़ियां पहना रहा था। अभी वे सोच ही रहे थे कि पड़ोसी सुधीर जी ने घर में प्रवेश किया और उनकी उदासी का कारण जानकर बोले, बस इतनी सी समस्या के कारण आप लोग परेशान हैं, हमसे पहले क्यों नहीं कहा? वे जैसी आपकी माँ है वैसी ही हमारी भी तो माँ है। आप दोनों निश्चिंत होकर बेटी की डिलीवरी के लिए जाइए। माँ जी की जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। 6 महीने तो क्या, आप चाहे तो और भी रह सकते हैं। बार बार तो विदेश जाना हो नहीं पाता, अतः अच्छी तरह घूम फिर कर ही आइएगा। सुधीर जी की बातें सुनकर माँ जी का चेहरा खिल उठा, मानो उनके दिल पर रखा बोझ उतर गया हो, और उन्होंने स्वयं सुधीर की बात का समर्थन कर उन्हें जाने के लिए प्रोत्साहित किया। बेटी का मोह उनसे वह करवा गया था जो वे पिछले 30 वर्षों में नहीं कर पाए थे। 2 दिन बाद ही वे न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गए। वे पहली बार घर से बाहर निकले, पर फिर भी मन में वह खुशी और उमंग नहीं थी। उन्हें लगता था कि वे अपना मन वहीं छोड़कर कर्तव्यों की बेड़ियों में बंधे जबरदस्ती चले आए हैं।
यद्यपि वे हर हफ्ते ही फोन द्वारा माँ का हालचाल लेते रहते थे, लेकिन उन्हें यही बात बार बार चुप चुप कर लहूलुहान करती रहती थी कि आवश्यकता के समय उनके अपनों ने उनका साथ नहीं दिया, यहाँ तक कि उनकी भावनाओं को समझने से भी इनकार कर दिया। वहीं उनके पड़ोसी मित्र सुधीर उनकी अनुपस्थिति में सहर्ष माँ की जिम्मेदारी उठाने को तैयार हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कौन अपना है और कौन पराया। खून के रिश्ते या आपसी आवश्यकताओं को निभाते दिल के रिश्ते कैसे हैं ये खून के रिश्ते जिनमें एक दूसरे के लिए प्यार, विश्वास, यहाँ तक कि सुख दुख में साथ निभाने की कर्तव्य भावना भी आज नहीं रही है। वे मानवीय संवेदनाएं, भावनाएं कहाँ चली गई जब एक दूसरे के सुख दुख में पूरा परिवार एकजुट होकर खड़ा हो जाता था। मनीष और सुमन उनकी मजबूरी को क्यों नहीं समझ पाए। वे प्रिया के पास महज घूमने तो नहीं जा रहे थे कि अपना प्रोग्राम बदल देते या कैंसिल कर देते। माँ सिर्फ उनकी ही नहीं, उन दोनों की भी तो है। जब वे पिछले 30 वर्षों से उनकी देखभाल कर रहे हैं तो मात्र कुछ महीने उन्हें अपने पास रखने में उन दोनों को भला कौन सी परेशानी हो जाती। सुख दुख, हारी बीमारी, छोटी मोटी परेशानियां तो सदा इंसान के साथ लगी रहती है। इनसे डरकर लोग अपने कर्तव्यों से मुख तो नहीं मोड़ लेते। न्यूयॉर्क पहुंचने के 15 दिन बाद ही राजीव और विभा नाना नानी बन सुख से अभिभूत हो उठे। प्रिया की बेटी अदिति को गोद में उठाकर एकाएक उन्हें लगा कि उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं। प्रिया उनकी इकलौती पुत्री थी, उनकी सारी आशाओं का केंद्र बिंदु थी। उसका विवाह रोहन से इतनी दूर करते हुए बहुत सी आशंकाएं उनके मन में जगी थी, पर अपने मित्र सुधीर के समझाने और प्रिया की रोहन में रुचि देखकर बेमन से विवाह तो कर दिया था, पर जाने अनजाने दूरी के कारण उनसे न मिल पाने की बेबसी उन्हें कष्ट पहुंचा ही देती थी। लेकिन अब बेटी का सुखी घर संसार देखकर उनकी आंखें भर आई। अदिति भी थोड़ी बड़ी हो चली थी, अतः रोहन और प्रिया हफ्ते के अंत में उन्हें कहीं न कहीं घुमाने का कार्यक्रम बना लेते। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सौंदर्य ने उनका मन मोह लिया था। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को देखकर वे चकित थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि 102 मंजिली इमारत, वह भी आज से 65 वर्ष पूर्व, कोई बना सकता है, और इतनी ऊंची इमारत भी कहीं कोई हो सकती है। टाइम स्क्वायर की चहल पहल देखकर लगा सचमुच ही किसी ने कहा है कि न्यूयॉर्क कभी सोता नहीं। वहीं मैडम तुसाद म्यूजियम में मोम की प्रतिमाएं इतनी सजीव लग रही थी कि विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वे मोम की बनी हैं। वहाँ की साफ सफाई, गगनचुंबी इमारतों, चौड़ी सड़कों व एलिवेटरों पर तेजी से उतरते चढ़ते लोगों को देखकर वे अभिभूत थे। वहाँ जीवन चल नहीं रहा था बल्कि दौड़ रहा था। रोहन और प्रिया ने मम्मी पापा के लिए वॉशिंगटन और नियाग्रा फॉल देखने के लिए टिकट बुक करने के साथ होटल की बुकिंग भी करवा दी थी। नियाग्रा फॉल की खूबसूरती तो देखते ही बनती थी। हमारे होटल का कमरा भी फैल व्यू पर था। यहाँ आकर विभा तो इतनी अभिभूत हो गई कि उसके मुंह से बस एक ही बात निकलती थी, मेरी सारी शिकायतें दूर हो गई। जिंदगी का मजा जो हम पहले नहीं ले पाए अब ले रहे हैं। मन करता है इस दृश्य को आंख में भर लूं और खोलूं ही नहीं। उसका उतावलापन देखकर ऐसा लगता था मानो वह 20-25 वर्ष की युवती बन गई है। वैसी ही जिद, प्यार और मनुहार लगता था। समय ठहर जाए, पर ऐसा कब हो पाया है। समय की अबाध धारा को भला कोई रोक पाया है। देखते देखते उनके लौटने के दिन नजदीक आते जा रहे थे। उन्होंने अपने रिश्तेदारों के लिए उपहार खरीदने प्रारंभ कर दिए। एक डिपार्टमेंटल स्टोर से दूसरे डिपार्टमेंटल स्टोर, एक मॉल से दूसरे मॉल के चक्कर काटने में ही सुबह से शाम हो जाती थी। सबके लिए उपहार खरीदना वास्तव में कष्टप्रद था, लेकिन इतनी दूर आकर सबके लिए कुछ न कुछ ले जाना भी आवश्यक था। वैसे भी विदेशी वस्तुओं के आकर्षण से भारतीय अभी मुक्त नहीं हो पाए हैं। यह बात विभा के बेतहाशा शॉपिंग करने से स्पष्ट परिलक्षित भी हो रही थी। एक दो बार तो राजीव ने उसे टोका तो वह बोली, जीवन में पहली बार तो घर से निकली हूँ, कम से कम अब तो अपने अरमान पूरे कर लेने दो। वैसे भी इतनी अच्छी चीजें भारत में कहाँ मिलेंगी। प्रिया और रोहन के सहयोग से खरीदारी का काम भी पूरा हो गया।
अंत में सुधीर और उनकी पत्नी छाया के लिए उपहार खरीदने की उनकी पेशकश पर प्रिया को आश्चर्यचकित देखकर वे बोले, बेटी, वे पराये अवश्य हैं, लेकिन तुम यह क्यों भूल रही हो कि इस समय तुम्हारी दादी की देखभाल की जिम्मेदारी निभाकर उन्होंने अपनों से अधिक हमारा साथ दिया है, वरना हमारा तुम्हारे पास आना भी संभव ना हो पाता। परिवार के सदस्यों के लिए उपहार ले जाना मेरी नज़र में रस्म अदायगी है, लेकिन उनके लिए उपहार ले जाना मेरा कर्तव्य है। लौटने पर अभी व्यवस्थित भी नहीं हो पाए थे कि भाई मनीष और बहन सुमन पर सपरिवार आ गए। क्रोध भी आया कि यह भी नहीं सोचा कि 6 महीने के पश्चात घर लौटने पर फिर से व्यवस्थित होने में समय लगता है। राजीव के चेहरे पर गुस्सा देख विभा ने उन्हें किनारे ले जाकर धीरे से कहा, गुस्सा थूक दीजिए, यह सोचकर खुश होने का प्रयत्न कीजिए कि कम से कम इस समय तो सबने आकर हमारा मान बढ़ाया है। आप बड़े हैं, भूल चूक माफ कर बड़प्पन दिखाइए। विभा की बात सुनकर राजीव ने मन के क्रोध को दबाया, सकारात्मक सोच से उनका स्वागत किया। खुशी तो उन्हें इस बात पर हो रही थी कि सदा झुंझलाने वाली विभा सबको देखकर अत्यंत खुश थी। शायद उसे अपने विदेश प्रवास का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए कोई तो चाहिए था, या इतने दिनों तक घर परिवार के झंझटों से मुक्त रहने तथा मनमाफिक भ्रमण करने के कारण उसका तन मन खुशियों से ओतप्रोत था और अपनी इसी खुशी में सभी को सम्मिलित कर वह अपनी खुशी दोगुनी करना चाहती थी। मैंने और विभा ने काफी सोच विचार के पश्चात तुम सभी के लिए उपहार खरीदे हैं, आशा है पसंद आएंगे। शाम को फुर्सत के क्षणों में राजीव ने सूटकेस खोलकर प्रत्येक को उपहार पकड़ाते हुए कहा। अटैची खाली हो चुकी थी, उसमें एक पैकेट पड़ा देखकर सबकी निगाहें उसी पर टिकी थी। उसे उठाकर विभा को देखते हुए राजीव ने कहा, यह उपहार सुधीर और छाया भाभी के लिए है, जाकर उन्हें दे आओ। लेकिन उनके लिए उपहार लाने की क्या आवश्यकता थी? माँ जी ने प्रश्नवाचक नजरों से पूछा। माँ, शायद तुम भूल गई कि तुम्हारे अपने, जो तुम्हें कुछ माह भी अपने पास रखने को तैयार नहीं हुए थे, उस समय सुधीर और उनकी पत्नी छाया ने न केवल हमारी समस्या को समझा, बल्कि तुम्हारी देखभाल की जिम्मेदारी उठाने को भी सहज तैयार हो गए। माँ, तुम्हारी निगाहों में उनकी भलमन साहस की भले ही कोई कीमत ना हो, या तुम्हारे लिए वे आज भी पराये हों, पर मेरे लिए आज सुधीर पराये होकर भी अपनों से बढ़कर है। कहते हुए राजीव के स्वर में न चाहते हुए भी कड़वाहट आ गई। विभा उपहार लेकर सुधीर और छाया भाभी को देने चली गई थी। सच बात सुनकर सबके चेहरे उतर गए थे। राजीव जानते थे कि उनके अपने उनसे उपहार प्राप्त करके भी खुश नहीं हैं, क्योंकि वे उनके प्रेम से लाए उपहारों को पैसे के तराजू पर तौल रहे हैं, जबकि सुधीर और छाया उनसे प्राप्त उपहारों को देखकर फूले नहीं समा रहे होंगे, क्योंकि उन्हें उनसे कोई अपेक्षा नहीं थी। उन्होंने एक माँ की सेवा कर मानवीय धर्म निभाया है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हो। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें।